Hello everyone, this is Richa welcoming you all to my YouTube channel named Eco Simplified. This video is going to be for Business Studies Class 12th Chapter 2nd Principle of Management. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो यहाँ पे कवर करने हैं। तो फर्स्ट टॉपिक जो हमें कवर करना है वो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट टॉपिक है फेयोल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, उसके बाद है टेलर्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये जो स्पेसिफिक चैप्टर है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इस चैप्टर को के जो भी वीडियोस बनेंगे आगे वो थोड़े लेंथी हो सकते हैं, पर प्लीज़ उन्हें पूरा देखिएगा क्योंकि हम एक एक टॉपिक को काफ़ी डीपली कवर करने वाले हैं। तो आज इस चैप्टर का जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट। तो बिना देर किए हुए हम सीधे चलते हैं टॉपिक की तरफ। अगर हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की मैनेजमेंट प्रिंसिपल से, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, फिर हम देखेंगे कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या होते हैं। प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल की बात करते हैं तो वो एक फंडामेंटल ट्रूथ होता है, एक सच्चाई होती है, एक निष्कर्ष कह सकते हैं, ठीक है, होता है किसके बीच में? कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप के बीच में। कोई काम हमने किया है, उस काम को करने का क्या परिणाम निकल रहा है, ठीक है, उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। जब हम ये चीज़ देखने के बाद कुछ जनरल सेट ऑफ गाइडलाइंस बना देते हैं तो वो चीज़ क्या कहलाती है? प्रिंसिपल्स कहलाती है। अब अगर हम बात करते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल की ना, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी क्या हो जाएंगे? जनरल सेट ऑफ गाइडलाइंस हो जाएंगे। किसके लिए? मैनेजर्स के लिए, ठीक है। जनरल सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉर द मैनेजर्स फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर, यानी एक मैनेजर को डिसीजन कैसे लेने चाहिए, किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, ये सारी चीज़ें दी हुई होती हैं किसमें? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में या मैनेजमेंट प्रिंसिपल में, ठीक है। अगर हमें और अच्छे तरीके से मैनेजमेंट प्रिंसिपल को समझना है ना, तो बेसिकली हम इसको 3 चीज़ों से कंपेयर करके समझ सकते हैं। वो 3 चीज़ें क्या हैं? फर्स्ट वन इज़ प्योर साइंस से कंपेयर करते हैं, टेक्निक से कंपेयर करते हैं और वैल्यूज़ से कंपेयर करते हैं। तो जब हम प्योर साइंस, वैल्यूज़ और टेक्निक से मैनेजमेंट प्रिंसिपल को कंपेयर करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छी तरीके से मैनेजमेंट के नेचर के बारे में समझ आएगा। तो हम आगे चलते हैं और कंपैरिजन करके देखते हैं। हम अगर प्योर साइंस की बात करते हैं ना, तो प्योर साइंस क्या है? बहुत ही रिजिड होता है, आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। एक बार जो रूल्स बन गए वो बन गए, दोबारा आप उन रूल्स को चेंज नहीं कर सकते। जैसे ग्रेविटी की खोज हो गई तो ऐसा नहीं है कि जहाँ पे सेब गिरा था वहीं पे ग्रेविटी पाई गई थी, बाकी सारी जगह भी ग्रेविटी पाई गई थी। तो जहाँ जहाँ ग्रेविटी जो है वो हर जगह पाई गई थी, यानी ये क्या है? रिजिड है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल की, तो वो क्या होता है? रिजिड नहीं होता है, वो हमारा फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल इन नेचर होता है। अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं अलग अलग तरीके से वर्क करेंगे। अप्लाइड एन एब्सोल्यूट और स्टैटिक मैनर। स्टैटिक का भी मतलब क्या होता है कि रुका हुआ है, आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। एक बार जो रूल्स बन गए वो फिक्स रूल्स बन गए हैं। लेकिन मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो क्रिएटिविटी पे बेस्ड होते हैं, आप जितना चाहे चेंजेस, जैसे चाहे चेंजेस कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन, वो सिर्फ एक जनरल गाइडलाइंस हैं, आप उसको ध्यान में रखते हुए जितना क्रिएटिव होना चाहते हैं हो सकते हैं। प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स जो हैं वो टाइम के साथ चेंज नहीं होते हैं, पर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हमारे टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं। अब हम कंपेयर करेंगे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को किससे? मैनेजमेंट टेक्निक से। तो मैनेजमेंट टेक्निक क्या है? मेथड एंड प्रोसीजर फॉर अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ गोल। मैनेजमेंट टेक्निक्स आर मेथड्स एंड प्रोसीजर विच इन्वॉल्व सीरीज ऑफ स्टेप्स टू बी परफॉर्म्ड टू अकॉम्प्लिश गोल्स। यानी एक सेट ऑफ स्टेप्स हैं, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स हैं, आपको प्रोसीजर दिया हुआ है, आपको वो प्रोसीजर फॉलो करना ही करना पड़ेगा, आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपको अपना गोल अचीव करना है, तो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना है,
तो वहीं अगर बात करते हैं हम किसकी, मैनेजमेंट प्रिंसिपल की, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है, गाइडलाइंस है सिर्फ एक्शंस के लिए कि आप इस तरीके से काम कर सकते हो, पर आप रिजिड नहीं हो, आपके ऊपर वो चीज़ फोर्स नहीं की गई है, आप चाहो तो उसमें क्रिएटिविटी के साथ चेंजेस कर सकते हो। दूसरी चीज़ क्या दी गई है कि ये लेस फ्लेक्सिबल होता है मैनेजमेंट टेक्निक, पर मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो होते हैं वो एज कंपेयर टू मैनेजमेंट टेक्निक दे आर मोर फ्लेक्सिबल। जब हम वैल्यूज़ की बात करते हैं तो वैल्यूज़ क्या है, जनरल गाइडलाइंस फॉर ह्यूमन बिहेवियर। वैल्यूज़ आर जनरल गाइडलाइंस फॉर ह्यूमन बिहेवियर, यानी एक इंसान को किस तरीके से पेश आना चाहिए, क्या मोरल होना चाहिए, क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, वैल्यूज़ में पढ़ते हैं। और ये इथिकल इन नेचर होता है, यानी हम किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है, इथिकल होता है, हम लोगों को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं ना मैनेजमेंट प्रिंसिपल की, तो ये क्या है, जनरल गाइडलाइंस हैं फॉर मैनेजेरियल एक्शंस। ये किसके लिए हैं गाइडलाइंस, ह्यूमन बिहेवियर के लिए हैं, वो किसके लिए हैं, मैनेजेरियल एक्शंस के लिए गाइडलाइन है। ये क्या होते हैं, एथिकल इन नेचर होते हैं, और वो क्या होते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर टेक्निकल इन नेचर। वो कैसे होते हैं, टेक्निकल इन नेचर होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम यहाँ पे देखेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। जब हम बात कर रहे हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट की ना, तो यहाँ पे 7 स्पेसिफिक पॉइंट हम देख सकते हैं जिनमें नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में हमें पता चलेगा। फर्स्ट वन इज परवेसिव जनरल गाइडलाइंस फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, फ्लैक्सिबल, मेनली बिहेवियर, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एंड कंटिंजेंट, इनकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। अब इन सारे टॉपिक्स को वन बाय वन हम आगे कवर करेंगे। चलते हैं सीधा परवेसिव पे, यानी जो पहला नेचर है हमारे मैनेजमेंट का। परवेसिव की बात करें तो ये यूनिवर्सल इन नेचर होता है। परवेसिव का क्या मतलब है कि यूनिवर्सल एप्लीकेशन है किसका, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स का। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं आपके, उनका यूनिवर्सल एप्लीकेशन से क्या मतलब है कि वो गवर्नमेंट ऑफिसेज में, प्राइवेट कंपनीज में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, क्लब्स में, हर जगह क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं, ठीक है। उनकी डिग्री वैरी कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन अप्लाई हर जगह होंगे, ये बात पक्की है। अब जैसे अगर एग्जांपल लें हम डिवीजन ऑफ वर्क का, डिवीजन ऑफ वर्क का क्या मतलब होता है कि क्वालिटी, ठीक है, एजुकेशन और एक्सपीरियंस के बिहाफ पे हम काम को लोगों में डिवाइड करते हैं। तो यही तरीका हर जगह अप्लाई किया जाता है, ऐसा नहीं है कि ये तरीका अप्लाई नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, यूनिवर्सल इन नेचर होते हैं, यूनिवर्सल एप्लीकेशन उनका होता है उनका, दे आर परवेसिव इन नेचर। नेक्स्ट है हमारा जनरल गाइडलाइंस, गाइडलाइंस टू एक्शन बट नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सोल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम। यानी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है, एक जनरल सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं, ठीक है। वो कोई रेडीमेड सोल्यूशंस नहीं बताएंगे आपको। आपके पास एक प्रॉब्लम आ गई, एज अ मैनेजर कोई सिचुएशन आ गई, आपको क्या बताया जाएगा कि आप इस तरीके से काम कर सकते हो, आप जनरल गाइडलाइंस देखोगे तो, ठीक है। लेकिन वो जनरल गाइडलाइंस आपको ये बताएंगे कि हो सकता है, ठीक है, इट माइट बी कि ये आउटकम आए, बट वो ये नहीं बोलेंगे कि अगर आप ये काम कर रहे हो तो आउटकम ये ही होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब अगर एग्जांपल स्टूडेंट्स का ही लें तो कोई स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट्स हैं, एक क्या करता है, दिन रात पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, तब उसके मार्क्स अच्छे आते हैं। एक क्या करता है, 1 घंटे पढ़ लेगा तो ही उसके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। तो कर क्या रहे हैं, पढ़ दोनों रहे हैं, ठीक है, लेकिन किसी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, किसी को कम मेहनत करनी पड़ती है। हो सकता है किसी का मन पढ़ाई में ना लगे, स्पोर्ट्स में ज़्यादा मन लगता है। तो ये भी समझना पड़ेगा कि आप कौन से फील्ड में ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हो, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन ह्यूमन बिहेवियर ओनली, कि किसी सिचुएशन में आप किसी और तरह रिएक्ट करोगे, मैं किसी और तरह रिएक्ट करूंगी, ठीक है। तो वो क्या करेगा, हमें सिर्फ गाइडलाइंस बताएगा, पर एक्चुअल आउटकम क्या होगा वो तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही पता चलेगा। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या करते हैं, हमें प्रॉब्लम का रेडीमेड सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड करेंगे, वो बस गाइडलाइंस हमें देते हैं। जैसे प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, यानी आप अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हो तो उसमें आपको स्टेबल होने के लिए, काम को सीखने के लिए स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन होता है। कहीं 3 महीने का होगा, कहीं 6 महीने का होगा, कहीं 1 साल का होगा, जिसे हम प्रोबेशन पीरियड भी बोलते हैं। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड तो होता है, ठीक है, या ट्रेनिंग पीरियड तो होता है, लेकिन वो कितने महीने का होगा, ठीक है, उसका टेन्योर कितना होगा, ये कंपनी टू कंपनी
अलग अलग डिपेंड कर सकता है, पर ये होगा ज़रूर, ठीक है। तो ये क्या है, जनरल सेट ऑफ गाइडलाइंस जो आपको रेडीमेड सोल्यूशन नहीं देंगे, बस आपको एक पाथ बता देंगे कि आप इस तरीके से काम को कर सकते हो। थर्ड पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स are developed only after deep and thorough research work. They do not depend over, they are not developed overnight. Proper observation and experiment are conducted before developing them. ठीक है। अब मैनेजमेंट को जो प्रिंसिपल्स है ना, ये डेवलप कैसे हुए। कुछ मैनेजमेंट थिंकर्स हैं, एग्जांपल हम ले सकते हैं फेयोल और टेलर का, कुछ इनकी तरह और भी मैनेजमेंट थिंकर्स रहे होंगे। ये मैनेजमेंट थिंकर्स जब मैनेजर की पोस्ट पे थे तो इनको बहुत से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े थे, बहुत सारी सिचुएशंस को फेस करना पड़ा था। उन सिचुएशंस को फेस करते करते इनका जो एक्सपीरियंस था, अपने एक्सपीरियंस से सीख के इन्होंने एक जनरल गाइडलाइन बनाई, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आज भी एप्लीकेबल होते हैं, वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं किसी भी मैनेजमेंट में मैनेजर्स को, ताकि वो एक स्पेसिफिक सिचुएशन से डील कर सकें। पर जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि वो रेडीमेड सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रिंसिपल किस पे अप्लाई होते हैं, ह्यूमन बिहेवियर पे अप्लाई होते हैं, और हर ह्यूमन अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं कि इनको काफ़ी रिसर्च वर्क के बाद, काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स के बाद डेवलप किया जाता है। ये ओवरनाइट डेवलप नहीं होते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, ये इवोल्यूशनरी नेचर होते हैं, जैसे टाइम के साथ ये भी चेंज हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये 3 पॉइंट हमने कवर किए। अब बाकी के पॉइंट्स हम यहाँ देखते हैं। बाकी के पॉइंट्स जो हैं हमारे, दे आर, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल इन नेचर होते हैं, ठीक है। चेंजेस हम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जैसी सिचुएशन की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। यानी जब चेंज हो सकता है तो क्या मतलब है कि सेट ऑफ रिजिड स्टेटमेंट नहीं है कि आप इसमें चेंज नहीं कर सकते, आपको इसी तरह काम करना पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मेनली बिहेवियर, इंसिस्ट इन इम्प्रूविंग रिलेशनशिप्स बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट एंड ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज। यानी जो भी हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो हमें कंपनी की तरफ कमिटमेंट के लिए और टीम स्पिरिट में काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्रुप में काम करता है, ठीक है, एक प्रोजेक्ट में 3-4 लोग ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैंडल करते हैं, तो अगर आप 3-4 लोगों के साथ काम कर रहे हो तो ज़रूरी क्या है कि आपके अंदर टीम स्पिरिट हो, कोई कंपटीशन की भावना ना आए, टीम स्पिरिट हो, आप लोगों के साथ मिलजुल के काम कर पाओ। और यही चीज़ प्रमोट करता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट डी कॉर्प्स। अब दूसरी चीज़ है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। जब इंसान डिसिप्लिन में होता है तो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से काम कर पाता है। तो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन क्या सिखाता है हमें, सुपीरियर सबॉर्डिनेट के बीच में क्या कर पाना, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन, एक अच्छा रिलेशनशिप, एक अच्छा कम्युनिकेशन बिल्ड कर पाना। दूसरी चीज़ हम क्या सीखते हैं, ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज के बीच में भी एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना। मटेरियल रिसोर्सेज से अब हम रिलेशनशिप कैसे बनाएंगे, तो मटेरियल रिसोर्सेज से रिलेशनशिप ऐसे बनेगा कि आपकी कंपनी में रॉ मटेरियल खरीद के आ रहा है, ठीक है। एज एन इकोनॉमिक स्टूडेंट, एज एन BS स्टूडेंट, आपको ये पता होगा कि हमारे रिसोर्सेज जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। जब हमारे रिसोर्सेज यानी रॉ मटेरियल या रिसोर्सेज हमारे अगर लिमिटेड हैं तो इन लिमिटेड रिसोर्सेज को हमें अच्छी तरीके से यूज़ करना होगा, ठीक है। रिसोर्सेज लिमिटेड हैं का क्या मतलब है, स्कैरसिटी है रिसोर्सेज की, स्कैरसिटी है यानी कमी है रिसोर्सेज की। तो जब रिसोर्सेज की हमारे पास कमी है, हम रॉ मटेरियल ऑलरेडी परचेज करके ला रहे हैं, तो इन रॉ मटेरियल्स को हमें क्या करना होता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना होता है, यानी मैक्सिमम यूटिलाइज करना होता है, जिससे हमारी कॉस्ट कम पड़े और प्रॉफिट और प्रोडक्ट्स क्या हो, ज़्यादा क्वांटिटी में हम क्या कर पाएँ, प्रोड्यूस कर पाएँ। तो ऐसे एक रिलेशनशिप बनता है किसके बीच में, ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज के बीच में भी, और साथ में सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में भी। तो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन और प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट डी कॉर्प्स इसका एग्जाम्पल हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स। दैट मीन्स
It tells us that if principles are applied in a specific situation, what might be the effect as it is based on human behavior. It does not provide an exact outcome. जो बात मैं इतनी देर से आपको कहती चली आ रही हूँ, ठीक है. क्या कहा मैंने कि एक स्पेसिफिक सिचुएशन है, उस स्पेसिफिक सिचुएशन में आउटकम क्या हो सकते हैं ये हमें बताएगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, पर वो एग्जैक्ट आउटकम हमें नहीं बताएगा. क्यों? क्योंकि इट इज़ बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर और हर सिचुएशन में हर ह्यूमन का अलग अलग बिहेवियर हो सकता है. लास्ट पॉइंट जो आपका नेचर, फीचर या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट हम पढ़ रहे हैं, उसमें मैनेजमेंट प्रिंसिपल का लास्ट फीचर हम अगर पढ़ें, लास्ट नेचर की बात करें या लास्ट कैरेक्टरिस्टिक भी हम बोल सकते हैं, आता है कंटिंजेंट. ठीक है, ये क्या होता है? इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन परवेलिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. If an organization do work in group, principle of team spirit is very important for an organization. ठीक है, मतलब क्या है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर कंटिंजेंट और डिपेंडेंट अपॉन द सिचुएशन परवेलिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. देयर application and effect depend upon the nature of organization. The application of principle has to be changed with the change in situation. For example, principle of team spirit is very important for an organization where work is carried out by a group of people, whereas if it is of no use in the company where work is performed by individual and not by group. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कंपनी की जैसी सिचुएशन होगी ना, उसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे. कंपनी की जैसी सिचुएशन होगी हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे. कंपनी में सिचुएशन अगर ऐसी है कि टीम्स में ज़्यादा काम होता है तो हम टीम स्पिरिट को प्रमोट कर सकते हैं वहाँ पे. पर अगर कंपनी में ये सिचुएशन है कि टीम्स में काम नहीं होता है, इंडिविजुअल बेसिस पे काम होता है, तो वहाँ पे इस स्पेसिफिक सिचुएशन को प्रमोट करके कोई फ़ायदा नहीं है. तो हम क्या देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी चीज़ें हो रही हैं, उसके अकॉर्डिंग हम चेंजेस कर सकते हैं. तो यहाँ पे आपका ये लेक्चर जो है, ये जो टॉपिक है नेचर सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, या आप कह लीजिए इंट्रोडक्शन टू प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ पे ये खत्म होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अगर कहीं अप्लाई होते हैं तो उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों उन्हें अप्लाई करना ज़रूरी है. और हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, बैकग्राउंड देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे फेयोल का, हेनरी फेयोल. ठीक है, उसके बाद हम करेंगे फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. ओके, तो आज की वीडियो हम यहाँ ख़त्म करते हैं. और वंस अगेन आई वुड लाइक टू से कि डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, ताकि मुझे पता चल सके, मैं मोटिवेट हो सकूँ और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए. और अगर आपको कहीं समझ नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी. और स्टे ट्यून्ड विद इको सिंप्लीफाइड. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के सेकेंड लेक्चर के साथ. स्टे ट्यून्ड.